नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के इस चैनल पर क्लासिफिकेशन का यह 14th चरण लेकर के आपके सामने। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनीलिडा और निमेटोडा की। इसके पहले हमने बात की है प्लैटीहेल्मिंथेस की। आपको याद होगा प्लैटीहेल्मिंथेस पर को हमने चपटे कृमि की संज्ञा दी थी। और आज बात करेंगे दो फाइलम की, निमेटोडा या एस्केहेल्मिंथेस और एनीलिडा की। इसके पहले आपको बता दें कि पूरे सेशन पर आज टेस्ट भी है। 8 सवाल ऑब्जेक्टिव के हम पूछेंगे और वो 8 सवाल तभी आपसे बनेंगे जब आप पीछे के सारे वीडियो को पढ़ा होगा। इसलिए पूरे कंटिन्यूअस जितने क्लासिफिकेशन पर अभी तक चैप्टर्स हुए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर लगातार हमारे साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दो तरह के जीव। एक को हम फाइलम एस्केहेल्मिंथेस या निमेटोडा में रखते हैं और दूसरे को एनीलिडा में। एक का नाम, जिसको हमने निमेटोडा के नीचे रखा है, इसको आप देख रहे होंगे, इसको हमने निमेटोडा के नीचे रखा है। ये कुछ सिलेंड्रिकल दिख रहा है या ट्यूब जैसा दिख रहा है, चपटा नहीं दिख रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों को इस फाइलम को अलग करना पड़ा, नहीं तो फिर चपटे के साथ रख देते। इसलिए इसका नाम निमेटोडा रखा गया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण एस्केरिस है। एस्केरिस है। दूसरा जो आप दूसरे साइड में देख रहे हैं, यह एनीलिडा का जीव है और इससे आप परिचित हैं। इसको केचुआ या अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। आज इन्हीं दो जीवधारियों के बीच आज का डिस्कशन होगा और इन डिस्कशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले निमेटोड की ओर चलते हैं। हमने पहले ही पन्ने पर लिख दिया है, फाइलम निमेटोडा इंक्लूड्स मोर देन 28,000 स्पीसीज विथ एस्टिमेटेड 16,000 बीइंग पैरासिटिक इन नेचर। 28,000 से ज़्यादा स्पीसीज इसकी ज्ञात हैं और उसमें से 16,000 स्पीसीज जो है परजीवी हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वातावरण में वो वाइड रेंज पर है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, सेशन के अंत में एमसीक्यू का सेशन है, 8 सवाल हैं और उन 8 सवाल को तभी आप कर पाएंगे जब इसके पहले के वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, साथ में इस वीडियो को अच्छी तरह से आप पढ़ रहे होंगे। तो चलिए सेशन की ओर। सबसे पहले निमेटोडा की बात करते हैं। निमेटोडा को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं एस्केहेल्मिंथेस। तो लिखिएगा निमेटोडा, अथवा इसी का दूसरा नाम है एस्केलमेंथीज। अब इस चित्र को देख करके पहला ही लक्षण, इस चित्र को देख करके पहला ही लक्षण हम लोग लिख लेते हैं। और पहला लक्षण होगा, ये चपटे नहीं, तो फिर कैसे? गोल कृमि, गोल या राउंड कृमि। इस फाइलम में रखे गए। तो कृमि जब आप वातावरण में देखिएगा तो ये देखिएगा कि गोल वाला है कि चपटा वाला है। चपटा वाला होगा तो प्लैटीहेल्मिंथेस में, और गोल उसकी शरीर की रचना होगी तो एस्केहेल्मिंथेस में आएगा। केचुआ और एस्केरिस में अंतर याद रखिएगा, अभी अंतर करके हम आपको चित्र पर दिखाई रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी बॉडी सिगमेंटेड है, देख लीजिए।
पट्टे इस पर दिख रहे हैं, ये चिकनी बॉडी वाला है, लेकिन बॉडी इसकी सिलेंड्रिकल है, ध्यान रखिएगा, सिलेंडर के आकार का है। आपको बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इस चित्र को देख करके ये लगता है कि ये द्विपार्श्व सममित है, यानी बायलेटरल सिमेट्री दिखा रहे हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल का यदि बीच से उनको काट दिया जाए, इस जीव को देखिए बीचों बीच यदि काट दिया जाए तो दो बराबर भाग हो जाएंगे, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। और एक और बात बता दें, बायलेटरली सिमेट्रिकल तो होगा, लेकिन इसके शरीर के अंदर सीलोम झूठा वाला होगा, झूठा सीलोम। याद कर लीजिएगा, पाया जाता है, जिसे बायोलॉजी की भाषा में स्यूडोसीलोम कहते हैं। ये रहा दूसरा पॉइंट। तीसरा, कल्कि के प्लेटीहेलमिन्थिस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये सभी जंतु अब डिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी। तीनों सतह होंगी, एक्टोडर्म होगा, मेजोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा। तो सीधे एक लाइन में लिख लेते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आपको हमने इस लाइन में यहां पर याद करिए, हमने बताया टोटल स्पीसीज हमें ज्ञात 28,000 हैं, जिसमें से 16,000 जो हैं वो पैरासिटिक है। तो जो बची 16,000 के अलावा जो जीव हैं, उसमें जो पैरासाइट होते हैं उसमें बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम का विकास हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन जो बच रही हैं इसमें लिखिएगा कि पाचन तंत्र, ये पूछा गया सवाल है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण विकसित होता है। एक सवाल ये पूछा गया, अंदर से पूछा गया सवाल कि क्या इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने बता दिया इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पेशीय होती है, मस्कुलर होती है, जिसमें लंबा किया जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है, फैलाया जा सकता है। तो क्या आपको पता है ये कि इसकी आंत जो है मस्कुलर होती है? हो सकता है ना पता हो, तो अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट लिखेगा कि इसकी इंटेस्टाइन जो होती है, विकसित तो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर होती है, या अपेशीय कह लीजिए, अपेशीय। इसका मतलब आंत को सिकोड़ना और फैलाना मुश्किल होता है। तो 5 पॉइंट इस पन्ने पर, चपटे नहीं गोल। द्विपार्श्व सममित बायलेटरली सिमेट्रिकल, झूठा सीलोम, स्यूडोसीलोम के नाम से जाना जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होगा, इंटेस्टाइन जो होगी नॉन मस्कुलर होगी, यानी अपेशीय होगी, इसको सिकोड़ा और फैलाया नहीं जाएगा। दूसरे 6वें पॉइंट पर चलते हैं। 6वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, विकास तो शुरू है, जंतु आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी एनिलिडा आएगा, फिर आर्थ्रोपोडा आएगा, फिर मोलस्का आएगा, इकोनोडर्मेटा आएगा, और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे, तो यानी विकास आगे की ओर बढ़ रहा है। यहां पर लिखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनुपस्थित होते हैं। ये भी कंपटीशन का सवाल है।
पाचन तंत्र पूर्ण विकसित हो गया, लेकिन पाचन तंत्र का एक भाग इंटेस्टाइन वाला हिस्सा जो है नॉन मस्कुलर हो, मस्कुलर होना चाहिए था, आंतें फैल सके, सिकुड़ सके। आप अपनी आंतें याद करिए, वहाँ पर बिलाई होती हैं, बहुत ज़्यादा, जितना फैलाना हो फैल जाती हैं, स्पेस बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक डेवलपमेंट हो गया किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। मस्कुलर नहीं है वो, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों उपस्थित होते हैं। छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट ये कि परजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। जैसे हमने उधर संख्या आपको दिखाई है, 16,000 के आसपास परजीवी होते हैं। तथा बहुत महत्वपूर्ण जो अक्सर कंपटीशन में पूछा गया, तथा एक रोग फैलाते हैं मनुष्यों में जिसे हाथी पांव कहते हैं। हाथी पांव नामक रोग मनुष्यों में फैलाते हैं और इसको कहते हैं, रोग को एलीफेंटाइसिस। ये रोग है, एलीफेंटाइसिस, ये रोग फैलता है। अब एलिफेंटाइसिस आप हाथी पांव को जानते होंगे, हम चित्र में भी दिखाएंगे आपको कैसे ये रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। ये भी लिख लेते हैं कि यह फाइलेरिया वर्म के नाम से एक वर्म होता है जिसको फाइलेरिया वर्म कहा जाता है। इस रोग को फैलाता है। अभी बायोलॉजिकल नाम नहीं दे रहे हैं, जब हम चित्र दिखाएंगे उस समय नाम दे देंगे। इनका सबसे अच्छा उदाहरण, निमेटोड में पाए जाने वाले जंतुओं का सबसे अच्छा उदाहरण पता है कौन कौन है? स्केरिस। फाइलेरिया वर्म, प्रमुख उदाहरण है। बस निमेटोड में सिर्फ आपको इतनी जानकारी चाहिए। इतने ही कंपटीशन में सवाल है, 8 पॉइंट पर आप इसको पढ़िए। स्केरिस और फाइलेरिया वर्म इसके प्रमुख उदाहरण हैं। एलिफेंटाइटिस नामक रोग फैलता है, परजीवी होते हैं, हाथी पांव रोग फैलाते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। 5वां पॉइंट है इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर होती है, अपेशी होती है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, झूठा सीलोम पाया जाता है, सीडोसीलोम कहते हैं, राउंड वार्म होते हैं, मतलब इनकी संरचना ये सिलेंड्रिकल होती है। इनके कुल मिलाकर के 28,000 स्पीसीज हैं, जिसमें 16,000 जो हैं वो पैरासिटिक स्वभाव की होती है। अब जितनी बातें हमने इधर कही इनको देखें। ये है स्केरिस, जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये है स्केरिस। स्केरिस ये मोनोसियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसमें देखिए मेल और फीमेल की दोनों सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, चपटे नहीं है, याद रखिएगा, दोनों सिलेंड्रिकल बॉडी दिखा रहे हैं। इसकी पहचान ये होती है कि मेल हमेशा, ये भी एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, मेल हमेशा साइज में छोटा और कुछ दुबला होता है, देख लो। और फीमेल जो होती है लंबी होती है, इस मेल से लंबी भी होगी और मोटी होती है, याद कर लीजिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है। बस इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना। स्केरिस की इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है, पतला भी होता है। फीमेल जो होती है बड़ी होती है और मोटी होती है। तो ये स्केरिस
निमेटोड का एस्के हेलमिंथिस का पहला सदस्य स्केरिस। फिर देखिए, ये है जो मनुष्यों में हाथी पांव नामक रोग फैलाता है। इसकी भी बॉडी आप देखिए, ध्यान से देखिए, बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल है। और ये सिलेंड्रिकल बॉडी, ये पूंछ और माउथ दोनों एरिया देखिए, ये माउथ वाली ये तिकोनी संरचना ये ऐसी दिख रही है, ये तिकोनी संरचना, ये माउथ वाला हिस्सा है। और टेल वाला हिस्सा ये देखिए, पतले टेल जैसे ये तैरने वाली संरचना ये बनी हुई है, ये टेल वाला हिस्सा, तो ये टेल वाला हिस्सा है। इधर जो आप देख रहे हैं ये टेल वाला हिस्सा है। और इसका पूरा नाम होता है बाउकेरिया ब्रैंकोफ्टी। याद करिए, हिंदी वाले बच्चे भी हम लिखे देते हैं बाउकेरिया ब्रैंकोफ्टी। इसी के काटने से मनुष्यों में हाथी पांव नामक रोग होता है। अब हाथी पांव दिखता कैसे है, ये तो आपने देखा होगा कि हाथी पांव में लिम्फ की जो नोड्स होती हैं वो सूज जाती हैं, लिम्फ का सर्कुलेशन रुक जाता है, पैर के निचले वाले हिस्से में मोटापा दिखने लगता है। इसका भी चित्र हम आपको दिखा करके दिखाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाउकेरिया ब्रैंकोफ्टी मनुष्यों में हाथी पांव नामक रोग को फैलाता है। ये देखिए, इसी को एलिफेंटाइसिस कहते हैं। ये देखिए, यही है एलिफेंटाइसिस, इसकी हिंदी होती है हाथी पांव। इसी को लिम्फेटिक फिलेराइसिस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। लिम्फेटिक, इस नाम से भी पूछ सकता है ऑब्जेक्ट, फिलेराइसिस। अब ये करता क्या है कि ये आरबीसी में पहुंचता है, ब्लड में संक्रमण करता है। ये देख रहे हैं, ये ब्लड में पहुंच गया, ये हमारी आरबीसी पर पहुंच करके ये अपना आक्रमण करता है, और जहां जहां हमारे नोडल एरिया होते हैं, लिम्फ की नोड होती हैं, उन्हें ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो लिम्फ का जो लिक्विड है वो मूव नहीं कर पाता और स्टोर हो जाता है। ये देखिए, पैरों में देखिए, जहां जहां भी लिम्फ नोड होगी वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, और इस तरह से एक पैरों में ये फैल, ये जो मोटापा है, ये मोटापा यही कहलाता है हाथी पांव। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फैलाने वाला कहलाता है बाउकेरिया ब्रैंकोफ्टी। इस रोग को दो नामों से जानते हैं, एलिफेंटाइसिस और लिम्फेटिक फिलेराइसिस। दोनों नाम से पढ़े रहिएगा। नाम घुमाने के लिए कुछ दाएं बाएं कर सकते हैं, या भविष्य में जब इस चैप्टर पर हम ऑब्जेक्टिव का सेशन लाएंगे तो हो सकता है हम आपसे ना पूछे एलिफेंटाइसिस, कुछ दूसरा नाम लें, तो इसलिए आप दोनों नामों को पढ़े रहिएगा, याद किए रहिएगा। अब यहीं पर ये निमेटोड वाली एरिया को समाप्त करते हैं। अब दूसरा फाइलम आपको पढ़ाते हैं, एनिलिडा। आइए, एनिलिडा का मतलब होता है एनुलस। एनुलस को शाब्दिक अर्थ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। अब यदि बॉडी पर ऐसी रचना दिखे कि ऐसा दिखे, अब आप याद करिए कि चूहा अर्थवार में याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो अर्थवार में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अर्थवार अभी दिखाया, ये देखिए, इसकी बॉडी पर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अंगूठी जैसी रचना है। ये जितने जीव हैं उनके शरीर में यदि इस तरह के रिंग की जैसी रचना पाई जाए, उनको सबको उठा करके एनिलिडा में या रिंग वाले फाइलम में रखा जाता है। आइए अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। एनिलिडा का पहला लक्षण, वही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपके साथ जो पिछले 10 साल के ऑब्जेक्टिव में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना बनती है। क्योंकि हमारा सेशन जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पकड़ते हुए है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने कठिन से कठिन सवाल होते हैं, चाहे पीएनएसटी के हों, चाहे एमपीएसआई के हों, चाहे पीएससी के हों, यूपीएससी के हों, सारे सवालों को हम इकट्ठा करते हुए यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस के भी सवालों को हम यहाँ पर छोड़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेगा कि इस संघ के जंतु
इस फाइलम के जंतु मीठे पानी में। अब तो आप समझ गए होंगे केचुआ। अच्छा, जोंक को आप जानते होंगे, जोंक, जोंक जानते हैं? कभी आप नदी में नहाने गए होंगे, आपको पकड़ा होगा जो, और नहीं नहाने गए होंगे, भैंस को लेकर के गए हो, भैंस को पकड़ा। इस फाइलम के जंतु मीठे पानी में, मीठे पानी में तथा दोनों समुद्री पानी में, समुद्री पानी में यानी दोनों जगह पाए जाते हैं। वाह। इसके अलावा एक बात लिखिएगा, इसके अलावा स्थल पर भी पाए जाते हैं। यानी जहां नमी मिल जाएगी वहां पाए जाएंगे। अर्थवार याद रखिएगा, जोक याद रखिएगा, आपको उत्तर मिलते जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, बॉडी केचुए की भी वही होगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा ही, द्विपार्श्व सममित होगा। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी। बीच से फाड़ोगे, दो बराबर भाग कट जाएंगे। एक बात यही लिख लेते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही। और तीसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण है, शरीर इनका खंडित होता है। और ऐसा खंड नहीं, आपको याद होगा पिछले एक फाइलम में हमने बताया था, सेगमेंट तो होते हैं पर बॉडी के अंदर तक नहीं पहुंचते वो सेगमेंट। यहां खंडन तो होगा पर शरीर के अंदर तक चले जाएंगे। तो शरीर खंडित होता है, अंदर तक खंडित होता है, शरीर खंडित होता है, यानी सिगमेंटेड होता है। ये सिगमेंट कहलाते हैं, यानी सिगमेंटेड होता है। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेते हैं कि इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो एक नाम नेरीच या खनखजूरा, आप देखते होंगे नेरीच, केचुआ, केचुआ अर्थवान, या जोंक, या इनको अंग्रेजी में भी लिखे रहिए, नेरीच, अर्थवर्म एंड लीच। ये इसके प्रमुख उदाहरण। तो एनिलिडा में आपने लिखा कि इस फाइलम के जंतु जो है मीठे पानी में भी हैं, समुद्री पानी में भी हैं, स्थल पर भी हैं, नम स्थानों पर हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, शरीर खंडित होगा, सिगमेंटेड होगा। इसमें प्रमुख उदाहरण नेरिज है, केचुआ है, जोक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, आपको पता हो तो बताइएगा, इनमें चलने के लिए, चलते तो होंगे, केचुआ को चलते हुए आपने देखा होगा, लीच को आपने चलते हुए देखा होगा। इसके आगे हम आपको चित्र दिखाएंगे कि कैसे ये चलते हैं। तो इनके चलने के लिए एक विशेष अंग होता है, उस विशेष अंग का नाम आप जानते हैं क्या? जानते हो तो बताइए, हम टाइम दे रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। जानते हो तो लिखिए। चलिए फिर उस समय जब लाइव होगी 6 बजे क्लास, तो देखेंगे कि आपने लिखा कि नहीं लिखा। 5वां पॉइंट हम लिखते हैं, 5वां पॉइंट लिख रहे हैं कि इसमें, इस फाइलम में प्रचलन हेतु
सीटी नामक, SEATA, सीटी, सीटी इस फाइलम में प्रचलन है सीटी नामक अंग पाए जाते हैं। अब एक सवाल ये पूछा गया कि ये सीटी तो हैं, चलाने में मदद करते हैं, ये बने किसके होते हैं? तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए 6वें में कि सीटी काइटिन के बने होते हैं। काइटिन के बने होते हैं तथा ये, अब ये कभी आपने अर्थ बार्म को पकड़ करके देखा होगा कि ये पैर दिखते हैं, चलने में तो मदद करता है, पर कभी आपको देखा इनको चल, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको चलना होता है तब ये मूवमेंट में ये शरीर के अंदर से निकालता है। तो ये बात भी लिख लीजिएगा, काइटिन के बने होते हैं तथा बॉडी में यानी शरीर में, बॉडी में धसे होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट। देह गुहा पाई जाएगी, सही है, पाई जाएगी, क्योंकि आर्गन है। बॉडी कैविटी पाई जाती है। उत्सर्जन काहे से होता है, यह भी सवाल पूछा गया पीएनएसटी में। उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेफ्रीडिया या एनिलिडा में नेफ्रीडिया को ही किडनी भी बोल सकते हैं, किडनी जैसा काम करता है ये। उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। 9वां महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लें कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। कभी आपने केचुहे को काटा होगा या टुकड़े किए होंगे तो खून निकला होगा, निकला कि नहीं निकला होगा। रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो निकला खून लाल लाल दिखा होगा। ये रक्त परिवहन तंत्र लाल कैसे दिखा, ये हम आपको लिखने जा रहे हैं। तथा आरबीसी उपस्थित होते हैं। अब आरबीसी है, अब जब आरबीसी है और आपने काटा तो केचुए में खून निकला, तो क्या होगा? आरबीसी में, यही पॉइंट लिखिएगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त परिवहन तंत्र पाया जाएगा, आरबीसी उपस्थित होगा और आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। एक बात और लिख लें 10वें पॉइंट में कि ये जंतु जो हैं लंबे लंबे होते हैं, सही है, चाहे जोंक ले लो, अर्थवर्म ले लो, ये लंबाई में होते हैं। शरीर लंबा होता है, खंडित होता है, खंडित होता है, और 11वां एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिख करके और फिर इसके लक्षणों को समाप्त कर देंगे। 11वां महत्वपूर्ण पॉइंट आप ही बता दीजिए कि इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है। केचुहा आपने देखा, लीच आपने देखी, इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या व्यवस्था है, क्या फेफड़ा है इनके पास? कभी सोचा आपने? केचुहा पानी में क्यों है, गीले जगह में क्यों है? लीच पानी में क्यों है, गीले जगह में क्यों है? कभी कभी लीच बाहर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती,
इसका मतलब फेफड़ा उफड़ा होगा कुछ, क्या क्या मानते हैं? इसका जवाब आप ढूंढिएगा, हम लिखे देते हैं, सोचिएगा। इसमें और ये याद भी रखिएगा, इसमें श्वसन गीली त्वचा के द्वारा तथा गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स या क्लोम। जब पानी में रहेंगे तो क्लोम का इस्तेमाल करेंगे, और जब स्थल पर आएंगे तो गीली त्वचा, गिल्स या क्लोम के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण, 11 महत्वपूर्ण लक्षण एनिलिडा के लिए हैं। इन्हीं पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। हमारा ख्याल है आपको ये 11 बिंदु याद रहेंगे। इसमें श्वसन गीली त्वचा के द्वारा होता है, गिल्स या क्लोम के द्वारा होता है, शरीर लंबा होता है, खंडित होता है, रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, आरबीसी उपस्थित होते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, उत्सर्जन नेफ्रिडिया या किडनी के द्वारा होता है, बॉडी कैविटी होगी, सीटी काइटिन के बने होते हैं जो चलन में मदद करते हैं, और एक शरीर सिगमेंटेड होगा। इसके प्रमुख उदाहरण नेरीज, केचुहा, जोंक होंगे। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, और ये जंतु मीठे पानी में, समुद्री पानी में या दोनों जगह में, और कभी कभी स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनके पूरे बॉडी में अंगूठी के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे एनुलस कहा जाता है, इसीलिए इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा। अब जितनी बातें हमने इधर कही है उनको चित्रों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो आइए ये देखिए अर्थवार्म। अर्थवार्म को यदि मार्फोलॉजिकली आप देखोगे, पास से देखोगे माइक्रोस्कोप लगा करके, तो अर्थवार्म में एक तो ये सेगमेंट आपको दिखेंगे जो दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हो। ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये जितनी लाइनें आपको दिख रही हैं ये सब सेगमेंट है या खंड, इसको कह सकते हैं कि साहब ये खंड है। ये हिस्सा पीछे का हिस्सा है। कभी आप केंचुए को पकड़िएगा, अगला हिस्सा जो होता है पॉइंटेड होता है। ये देखिए पॉइंटेड है, पिछला हिस्सा जो है पॉइंटेड नहीं है। तो आप केंचुए को पकड़ करके अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो अगला हिस्सा होगा वो पॉइंटेड होगा, पिछला हिस्सा मोटा होता है। अब तो अगला पिछला पहचान लेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज बीच में केंचुए में देखेंगे तो डार्क, कुछ सेगमेंट जो है डार्क और मोटे दिखाई देते हैं, और जो डार्क और मोटा वाला हिस्सा होता है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बस पार्ट होता है। कभी आप चाहेंगे कि अर्थवार्म के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हम विस्तार से अर्थवार्म को, संरचना को आपको पूरी तरह समझाएंगे। अर्थवार्म को सामान्य रूप से जानिएगा कि एंटीरियर एंड पॉइंटेड होगा, पोस्टीरियर एंड मोटा होगा, इसके बीच में एक डार्क एरिया होगा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, सिगमेंटेड होगी पूरी की पूरी बॉडी, और एंटीरियर जो है पॉइंटेड और पोस्टीरियर जो है वो कुंद होगा। ये देखिए इसमें हमने कहा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चूंकि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड आप जानते हैं लाल होता है, तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने दिखा दिया है। हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, सिर्फ आपको यहाँ ये समझना है कि ये शुद्ध वाला रक्त देख रहे हैं और ये अशुद्ध वाला रक्त, ये नीला हिस्सा दिखाया है ये, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध का सिर्फ ऑक्सीजनेशन से मतलब है, इतना सेपरेशन नहीं होता जैसे हम लोगों के हार्ट में होता है। आप यहाँ ये समझिएगा कि इसमें लालिमा जो आती है वो हीमोग्लोबिन के कारण आती है। बस इसको दिखाने के लिए हमने ये चित्र बनाया। एक उत्सर्जी अंग, अब देखिए जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, किडनी का जो हम लोगों में किडनी होती है उसका विकास कैसे, ये देखिए ये वेसिकल का बनना शुरू हो गया। अब ये भविष्य में नेफ्रीडियम, अभी इसका छोटा रूप आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम नेफ्रीडियम कहते हैं, लेकिन किडनी के विकास की संरचना शुरू हो गई और ये किडनी भविष्य में आगे जाकर के किडनी बन जाएगी, तो ये नेफ्रीडियम कहलाता है। ये सामान्य जानकारी ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे, इसलिए सारे चित्रों को आपको दिखाते हैं। अब
हमने कहा इनमें चलन के लिए एक विशेष रचना होती है, उस विशेष रचना को सीटी कहते हैं या सीटा कहते हैं। ये देखिए, ये इसकी त्वचा है, ये त्वचा का ऊपरी हिस्सा हो गया, ये सबसे निचले वाला हिस्सा हो गया। अब इस त्वचा में ये कांटेदार रचना जब वो चाहता है तब वो निकालता है, जब उसको चलना होता है तो ये शरीर से निकाल देता है, और जब नहीं चलना होता तो इसको अंदर घुसेड़ ले। ये देखिए इतना लंबा निकल गया ना, और जब वो चाहेगा तो ये चीज को अंदर घुसेड़ लेगा, ये चीज को अंदर घुसेड़ लेगा। जब ये रचना बाहर की तरफ निकल जाती है तो ये लोकोमोटरी आर्गन में बदल जाती है, और इस रचना को सीटा कहा जाता है या सीटी कहा जाता है। ये रचना इसको जमीन से आगे बढ़ाने में खोद खोद करके जमीन को ऐसे पकड़ता जाता है और इससे आगे बढ़ता है। ऐसे इसका लोकोमोशन होता है। ऐसे ऐसे आप देखे होंगे कि ये केचुहा जब आगे की ओर चलता है तो पीछे वाले हिस्से को पहले रोक लेता है, स्थिर करता है, फिर आगे वाला बढ़ा लेता है, फिर आगे वाले सीटी से उसको पकड़ लेता है, फिर पीछे वाले को खींचता है। 2 पार्ट में होता है, तो कभी समय लगा तो इसके लोकोमोशन पर भी बात। तो ये था एनेलिडा के बारे में। एक बार और एनेलिडा को आप बैक करके देख लीजिए। ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सेगमेंटेड बॉडी, ये 11 प्रमुख लक्षण जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये पूछे जा सकते हैं। अब सीधे चलते हैं, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आपने पूरी के पूरे वीडियो को पढ़ा होगा तो पूरे वीडियो से MCQ सेशन पर आज हम आपके लिए सवाल जो लाए हैं वो 8 है। इसमें से पहला सवाल हम लिखने वाले हैं। पहला सवाल, पहला MCQ आपके लिए। पहला MCQ है, 3 जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ए लिनियस, बी हेकल, सी कोपलैंड, डी व्हीटेकर। 3 जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? लिनियस के द्वारा दिया गया, हेकल के द्वारा दिया गया, कोपलैंड के द्वारा दिया, व्हीटेकर के द्वारा दिया। आप अपना उत्तर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी हम उत्तर इसका कंफर्म नहीं करते हैं, जब पूरे प्रश्न पूछ लेंगे फिर एक एक करके आपको जवाब बताएंगे। दूसरा सवाल है, ट्रू बैक्टीरिया या सत्य बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? ए है ऑप्शन यू बैक्टीरिया को, बी ऑप्शन है आर्की बैक्टीरिया को, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों को, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ट्रू बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? यू बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को, ए और बी दोनों को, या कोई नहीं। तीसरा सवाल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है राइजोपस नोडोसस, बी राइजोपस नाइग्रिकेंस, सी
राइजोपस नाइगर, एंड डी नन। लैक्टिक एसिड इसमें राइजोपस की किस जात में पाया जाता है, या लैक्टिक एसिड कौन बनाता है, ये दोनों प्रश्न का जवाब होगा। तो ये प्रश्न बताइएगा। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, चट्टान पर उगने वाले शैवाल, चट्टान पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाती है? ए, क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स। बी, लिथोफाइट्स। आप अपने उत्तर लिखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर लिखते रहिएगा। बोथ और डी। चट्टान पर जो एल्गी उगती है उसका नाम क्या होता है? क्रिप्टोफाइट्स के नाम जानते हैं, लिथोफाइट्स कहा जाता है, बोथ कहा जाता है, या ना? पांचवा सवाल, आयोडीन प्राप्त होती है? ए, बॉल बॉक्स से। बी, स्पाइरो गायरा से। सी, लेमिनेरिया से। एंड डी, यूलोथ्रिक्स से। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? बॉलवॉक्स से, स्पाइरोगायरा से, लेमिनेरिया से, यूलोथ्रिक्स से। ये सारे प्रश्न जो है वीडियो में, पीछे के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। पूरा वीडियो आप पढ़ोगे पहले लेसन से लेकर के तो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। छठवां सवाल, पादप जगत के एम्फीबिया कौन है? ए, एल्गी है। बी, मार्केंसिया है। सी, कारा है। या डी, बॉल बॉक्स है। इसमें चार जीवों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें आपको यह बताना है कि पादप जगत का एम्फीबिया कौन। सातवां सवाल, बीज रहित है, जिसमें बीज नहीं बनते, कौन? ए, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। बी, जिम्नोस्पर्म। सी, एंजियोस्पर्म। एंड डी, बीज रहित कौन है? और आज का अंतिम सवाल, आठवां सवाल, जीव द्रव्य वाला फाइलम, जीव द्रव्य स्तर वाला फाइलम, प्रोटोप्लाज्मिक
प्रोटोप्लाज्मिक लेवल वाला फाइलम है ए। प्लैटीहेलमिन्थेस बी। निमेटोडा सी। एनिलिडा एंड डी प्रोटोजोआ। तो ये 8 सवाल अब आपके उत्तर आ चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में या जो आपने सोचा होगा जरा देखिएगा। हम पहले सवाल पर चलते हैं आपको उत्तर बताने। पहला सवाल था 3 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो आपको याद होगा हमने इसको पढ़ाया भी है और यह सवाल MPPSC में भी पूछा गया है। ये हेकल के द्वारा दिया गया। तो पहले सवाल का जवाब था हेकल। ट्रू बैक्टीरिया किसे कहा जाएगा, सत्य बैक्टीरिया। ये सवाल PNST में पूछा गया, MPSI में भी पूछा गया। ये कहलाते हैं यू बैक्टीरिया। तीसरा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यह सवाल RRB में पूछा गया। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, राइजोपस की स्पीसीज में, और वो राइजोपस की स्पीसीज है नोडोसस। चौथा सवाल पूछा हमने, चट्टान पर उगने वाली शैवाल क्या कहलाती है। यह सवाल क्रिप्टोफाइट्स, लिथोफाइट्स, बोथ या नन, ये पूछा गया। तो राइजोपस चट्टान पर उगने वाली जो होती है वो लिथोफाइट्स। पांचवा सवाल, आयोडीन किससे प्राप्त होती है। ये सवाल, और ये सवाल PSC में पूछा गया, MPSI में भी पूछा, PNST में भी पूछा। इसका सही जवाब था लेमिनेरिया। छठवां सवाल, पादप जगत के एम्फीबिया कौन से हैं। तो एल्गी हो नहीं सकते, ये भी एल्गी है। काराई हो नहीं सकता, बॉलवाक्स हो नहीं सकता, और ये ब्रायोफाइट्स है, तो इसलिए मार्केसिया इसका सही जवाब। सातवां, बीज रहित कौन सा होगा, जिम्नोस्पर्म। सब बीज युक्त होते हैं, एंजियोस्पर्म नन हो नहीं सकता, यानी इसका सही जवाब टेरिडोफाइटा है। और आठवां अंतिम सवाल, जीव द्रव्य स्तर वाला फाइलम, इसमें प्रोटोजोआ है। तो बच्चों, आज का ये था पूरा हमारा सेशन। कैसा लगा सेशन, ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखा करिए पढ़ने के बाद। चाहे लाइव पढ़ें चाहे लाइव के बाद, लेकिन कमेंट जरूर लिखा करिए। कैसे लगे सवाल, कैसा लगा एनिलिडा और निमेटोडा का डिस्कशन, ये जरूर लिखिएगा। कोई आपके सवाल होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के सेशन के लिए बच्चों अब इतना ही करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सेशन में लाइव मिले हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्कार।